चलिए, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और हमारा नाम अंकुश है और जेई नीट के इस प्लेटफॉर्म पे बड़ा स्वागत है आप सभी। हम इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हर दिन मन करेगा गिव अप करने का, बट यही मौका है इस तैयारी को आगे बढ़ाने का। चलते हैं और इस तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर का। और कल तक हमने काफी कुछ इस चैप्टर में पढ़ लिया है और अब ये चैप्टर जनरली आज हम इसको एंड कर देंगे। आज हम अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। और हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है कि आपने समझने का ट्राई करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, ये नहीं डिपेंड कर रही कि मैंने क्या लिया है। दैट मीन्स मान लीजिए मैंने जैसे अपन ने सॉल्यूशन वगैरह बनाया है और उस सॉल्यूशन में मैंने 1 मोल चीनी डाली है, मैंने उस सॉल्यूशन में 1 मोल नमक डाला है, तो मैं जो प्रेशर काउंट करूंगा तो दोनों का मुझे सिमिलर टाइप का देखने को मिलेगा। मतलब जो भी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी कुछ कुछ जो सिमिलरिटी देखने को हमें मिलेगी प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है, आपने पार्टिकल कितना लिया है इस पे डिपेंड कर रही है। इस पे डिपेंड नहीं कर रही कि आपने चीनी लिया है कि आपने नमक लिया है। इसका मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। तब आप कहेंगे कि वो सॉल्यूशन आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता हुआ नजर आएगा। आइए अगर हम इसका डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या कहता है, यू कैन राइट विथ मी। किसी की प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टेट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा ही हमने पढ़ाया है कि अगर आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है, वाइल ये आपकी इस पे डिपेंड नहीं कर रही कि आपने जो भी सॉल्यूट लिया है उसका नेचर क्या है। तो जो भी वो प्रॉपर्टीज अपनाएगा तो सॉल्यूशन से रिलेटेड करते हुए, तो उस प्रॉपर्टी को आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कंडीशंस क्या है? तो कंडीशन ये है कि कंडीशन भी होती है ना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो सकता है, दोनों नॉन वोलेटाइल हो। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन आपकी ये है कि आप जो सॉल्यूट लेंगे वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए और जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट होने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होनी चाहिए। हम जनरली वाटर की बात करेंगे तो वाटर की मात्रा बेसिकली ज्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो लगा रहा है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है? कंडीशन पहला हमारा ये हो सकता है कि जो सॉल्यूट है वो आपका नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट जो है हमारा वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। दैट मीन्स कि उसका कोई भी प्रेशर नहीं बनना चाहिए। अगर सॉल्यूट का कोई भी प्रेशर मतलब उसका कोई भी वेपर्स नहीं बन रहे हैं, दैट मीन्स आपका नॉन वोलेटाइल है। तो इसका मतलब नो सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। और दूसरी चीज, आप जो भी सॉल्यूशन यूज करेंगे, मतलब जो भी सॉल्यूशन में आप ये सब चेक करना चाह रहे हैं, वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। तभी आप कहेंगे कि उसमें आपको ये सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। दैट मीन्स यू शुड हैव सी द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर दैट। चलिए, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हैं क्या हैं? हम इसमें RLVP पढ़ेंगे, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग, कांस्टेंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग और लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। वैसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ चुके हैं, हम RLVP पढ़ चुके हैं, तो मेनली सिर्फ हमको दो ही पढ़ना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग दो ही पढ़ना, बाकी तो हम पढ़ चुके हैं। तो अपना RLVP क्या कहता है एक बार इसको समझते हैं। तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, देखिए राउल्ट्स के लॉ को से ही हमने इसको डिफाइन किया था। तो ये क्या कह रहा था, ये अपना जो भी पहला है, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 है RLVP, तो ये जो RLVP वाली प्रॉपर्टी है ये रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है। ये कहती है
कि आपने कोई सॉल्यूशन लिया, पहले आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग थे, ठीक है, अब आप उन दोनों को मिक्सअप करके हमने एक सॉल्यूशन बना दिया, हमने सॉल्यूशन बना दिया जिसमें से जो भी वेपर्स निकल रही है उसको हमने पीएस कहा है। तो पीएस बेसिकली क्या है, वेपर्स की सॉल्यूशन है, वेपर्स प्रेशर है, वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मैं सॉल्यूट की बात करता हूं तो जो भी आप सॉल्यूट यूज करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताने के लिए वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होगा। इसका मतलब सॉल्यूट का कोई भी वेपर नहीं बनेगा इसमें। तो वेपर जिसका भी बनेगा वो आपका इसमें होगा सॉल्वेंट। तो आप जिसका भी वेपर बनाएंगे वो सॉल्वेंट होगा। तो पढ़ा रखा है स्टार्टिंग में सॉल्वेंट सिर्फ सॉल्वेंट ही होगा, तो इसका मतलब उसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में इसका प्रेशर पी नोड होगा। लेकिन अब चूंकि आपने इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तो अब प्रेशर चेंज हो जाएगा और अब प्रेशर पीएस हो जाएगा। तो क्वेश्चन या आपका जो पहला प्रॉपर्टी आरएलवीपी ये हमें यही समझाती है कि जब हम किसी सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो उसके केस में क्या होता है, उसके केस में हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी उसका वेपर प्रेशर होता है, जो भी उसका वेपर प्रेशर होता है उसमें हमें कमी आते हुए नजर आती है। इसी कारण आपका जो प्रेशर होता है वो रिलेटिवली डाउन कर जाता है। तो इसीलिए इसका नाम भी है आरएलवीपी। इसका मतलब आप जब किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को डालते हैं नॉन वोलेटाइल तो वो उसके प्रेशर की मात्रा को पहले से कम कर देता है और इसी को ही हम आरएलवीपी कहते हैं। तो आरएलवीपी में हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव करे थे, यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हमने सॉरी सॉल्यूट था, ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे। एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, अगर विथ रिस्पेक्ट टू नीचे अगर आप प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ले लें तब आप ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले थे जो कि हमने पढ़े थे जब हम पढ़ रहे थे। तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। ये अपना आरएलवीपी है, बस एक क्वेश्चन कर लेंगे अपना ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम अपने जब अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो वहां पे कर लिया था, बहुत 2 दिन लगाए थे इसको करने में हमने। क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस इज लोअर्ड बाय 10 मिलीमीटर बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इन 78 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसका मतलब बेंजीन आपका सॉल्वेंट है, तो बेंजीन का आपको प्योर पी नोट का वैल्यू दे रखा है। अच्छा, पी नोट का वैल्यू नहीं दिया है, कहा है कि बेंजीन में जब 2 ग्राम डालते हैं कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो बेंजीन के प्रेशर में कमी आ जाती है 10 मिलीमीटर की। इसका मतलब आपको पी नोट माइनस पी एस बराबर 10 दिया है। और क्या दिया है आपको दिया है 78 ग्राम बेंजीन है और 2 ग्राम वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। क्वेश्चन कह रहा है मोलिकुलर वेट बताना है आपको इस सॉल्वेंट का, और भी कुछ दिया है क्या, 78 ग्राम ऑफ बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर हमको दिया है 750 mmHg। ठीक है, तो हमारे पास 2 चॉइस है, आप या तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट वाला फॉर्मूला लगा दे या फिर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस वाला लगा दे। मैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस लगाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा इजी पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा। और यहाँ लिखाऊंगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब गिवन वेट एंड डिवाइड में मॉलिक्यूलर वेट एंड मल्टीप्लाई विया आपको 78 ग्राम बेंजीन दिया है, शायद 78 ग्राम बेंजीन, और बेंजीन का भी मॉलिक्यूलर मास इतना ही होता है 78, तो 72 और 78 यस इतना ही होता है, तो कटिया 1 आ जाएगा इधर बस। तो आप पी नोट माइनस पी एस का वैल्यू आपको 10 दिया है, पी एस का वैल्यू निकालना पड़ेगा, पी नोट का वैल्यू पता है। अब तो इस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पी एस का वैल्यू 740 आ जाएगा, तो बस 740 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 अपॉन एम। एम का वैल्यू चाहिए इधर आ जाएगा और ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 चौका 8 2 7 14। इसका मतलब आपका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 148 ग्राम। दैट इज डन, और ज्यादा फिर कुछ है नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे
कर लिए थे जब हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे बहुत प्यार से, तो इजी क्वेश्चन है ये। बाकी हम इसे वो वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसको हम ओसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। वो RLVP पर ही डिपेंड करेगा, इन्हीं फॉर्मूले से वो आता है। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, इन्होंने वही बताने की कोशिश करी है कि प्रेशर में किस तरीके की कमी आती है, उसी को यहाँ पर हम समझेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन का प्रेशर है, ये सॉल्वेंट का है, और आपने कैल्शियम क्लोराइड लिया है एनहाइड्रस, एक तरफ आपने कैल्शियम क्लोराइड को रखा है। अब हमने क्या करा, सबसे पहले यहां से हमने ड्राई एयर भेजी, इस सॉल्यूशन में हमने यहाँ से ड्राई एयर भेजी है, नीचे जाएगी एयर, और यहाँ से कुछ प्रेशर जो भी बन रहा था, जो भी एयर यहाँ से आ रही थी जिसमें पीएस का वैल्यू भी होगा, ड्राई एयर भी होगी, तो उसको हमने इस वाली पाइप के जरिए इसमें भेज दिया। अब वो पीएस जो भी सॉल्यूशन का प्रेशर था वो इस वाले में चला गया। अब हमने क्या करा, यहाँ से पीएस और पी नोट का जो भी एयर आ रहा था उसको हमने क्या करा, इस वाले सॉल्यूशन में भेज दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से वो एयर जो भी थी हमने यहाँ पे निकाल ली। तो जब ये पीएच था तो इसका वेट हमने, जो भी प्रेशर निकला इसका वेट हमने वेट 1 बोल दिया। जब ये पी नॉट सॉल्यूशन पे था तो हमने इसका वेट 2 बोला। लेकिन अब कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस में जो भी प्रेशर बनेगी उसमें सॉल्यूशन का प्रेशर भी होगा, इसका भी प्रेशर होगा। इसका मतलब पी नॉट का जो भी वेट आएगा अब उसमें दोनों का वेट प्लस होगा, मतलब यहाँ पर जो भी प्रेशर बन रहा है उसका वेट हो जाएगा W1 प्लस W। अब आपको जैसे वेट 1 काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे, आप पढ़े हैं, यहाँ पे एक जनरल लिख देते हैं। पीवी बराबर एनआरटी होता है, एन बराबर गिवन वेट बट्टा मॉलिकुलर वेट होता है। तो इसका मतलब डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू की जगह हम लिख सकते हैं PVM अपॉन RT, लिख दिया। तो अब वेट 1 कैलकुलेट करना है, तो वेट 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, PS वॉल्यूम V मास M अपॉन RT, ये लिख दिया हमने इधर। अब ऐसे ही वेट 2 भी लिख देते हैं, और वेट 1 प्लस वेट 2 दोनों का एडिशन करके जो भी आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे जो वेट आएगा वहां पे पी नोट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले पी नोट था, लेकिन अब कुछ क्वांटिटी अब पीएस की भी आ गई है। इसका मतलब पीएस का भी प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर पीएस का भी प्रेशर देखने को मिलेगा, तो अब प्रेशर में कमी आएगी। क्या कमी आएगी, पहले प्रेशर पी नोट था, अब कुछ कमी आई होगी, और अब प्रेशर पीएस इसमें ऐड हो गया है। इसका मतलब अगर वो कमी निकालनी है तो क्या करेंगे, टोटल प्रेशर में से जितना आया है वो वाला प्रेशर माइनस कर दूंगा, तो अब जितना प्रेशर बचेगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मतलब अब जो प्रेशर बचा है वो पी नोट माइनस पीएस है, इसलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा पी नोट माइनस पीएस, पी नोट माइनस पीएस VMRT। अब क्या होगा, यहां से जो भी प्रेशर पी नोट था उसको हमने यहाँ पे भेजा, तो यहाँ जो प्रेशर बनेगा उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, पी नोट की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम लिखेंगे पी नोट VM अपॉन RT। अब हमने एक चीज पढ़ी है RLVP से, RLVP से हम क्या लिख सकते हैं, RLVP से हम लिख सकते हैं, हमने क्या करा, ड्राई एयर भेजा, यहाँ से प्रेशर जो भी सॉल्यूशन का बना उसको हमने इस कंपाउंड में भेजा, और यहाँ पी नोट भी था। ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, टोटल एक्सपेरिमेंटल है ये। तो अब जो भी यहाँ पे जो प्रेशर मिलती है वो पी नोट माइनस पीएस मिलती है। फिर यहाँ की जो प्रेशर थी हमने यहाँ भेजा, यहाँ पर हमें सिर्फ पी नोट का प्रेशर मिलेगा, तो इसलिए हमने जो भी प्रेशर लिखा है वो पी नोट लिखा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा। अब हम RLVP से क्या जानते हैं, पी नोट माइनस पीएस अपॉन क्या होता है, पीएस होता है, या आप पी नोट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी नोट माइनस पीएस की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
पी नॉट माइनस पी एस की जगह हम लिख सकते हैं W2 RT अपॉन VM, W2 RT अपॉन VM लिख सकते हैं। और सिमिलर हम पी नॉट की जगह लिख सकते हैं W1 प्लस W2 मल्टीप्लाई में RT अपॉन VM। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, रूम टेम्परेचर कांस्टेंट है और आपका गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, तो ये सब यहां से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इस तरीके से आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेट 2 अपॉन वेट 1 प्लस वेट 2। तो ओसवाल्ड का जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां से हमें ये चीज देखने को मिलती है और इस चीज को यहां से हमें याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है कि, और ये W2 क्या है, W2 एक तरीके से कितना वेट लॉस हुआ है, W2 ये वाला W2 है, इसका मतलब प्रेशर इधर था और फिर प्रेशर इधर था, यहाँ पे पी नॉट पूरा था, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन वाले को सॉल्यूशन का प्रेशर इधर आया, इस पी नॉट में से कुछ प्रेशर घट गया, जिसकी वजह से जो वेट पहले आ रहा था, जो वेट अब आएगा वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो W2 है वो घटा हुआ वेट है, इसका मतलब हम W2 को क्या बोल सकते हैं, लॉरिंग या फिर वेट लॉस। और ये क्या है, टोटल वेट कितना था। तो ओसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट से हम बोल सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर होता है वेट लॉस अपॉन टोटल वेट के। हमें इतना यहां से याद कर लेना है क्या, कि RLVP रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू वेट लॉस इन सॉल्वेंट कंटेनर अपॉन वेट लॉस इन सॉल्यूशन कंटेनर प्लस वेट लॉस इन सॉल्वेंट कंटेनर। क्या जी, ये क्या है, इस वाले कंटेनर में जितना वेट लॉस आया है, प्रेशर निकल जाएगी तो पानी की मात्रा मतलब वेट कम हो जाएगा, इसका मतलब इसमें जितना भी वेट लॉस हुआ है उसको W2 बोला है। और W1 क्या है, इस वाले कंटेनर में जितना वेट लॉस हुआ है उसको हमने W1 बोला है। तो यहां से फॉर्मूला क्या आया, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट बराबर वेट लॉस इन कौन सा कंटेनर, सॉल्वेंट कंटेनर। सॉल्वेंट कंटेनर में जितना वेट होगा उसको ऊपर लिखेंगे, लॉस होगा वो वाला वेट, और डिवाइड करेंगे उसे सॉल्यूशन के कंटेनर में जितना वेट लॉस था वो, और प्लस में सॉल्वेंट के कंटेनर में जितना वेट लॉस हो रहा था वो। इनडायरेक्टली हमें सिर्फ याद करना है ओसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट से, RLVP इज इक्वल्स टू वेट लॉस इन सॉल्वेंट कंटेनर अपॉन वेट लॉस इन सॉल्यूशन कंटेनर प्लस वेट लॉस इन सॉल्वेंट कंटेनर। और दूसरा चीज क्या, कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यहां से अपनी जो भी पहली अक्वालिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसको हमने बड़े प्यार से कर लिया और ओसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट को भी यहां से समझ लिया। बेसिकली अगर समझ भी नहीं आया तो सिर्फ इतना याद रखेंगे कि इसने ओसवाल्ड वॉकर ने ये एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि जब हम जो पी नॉट था जब प्योर सॉल्वेंट था और फिर जब सॉल्यूशन का निकालते हैं तो सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट में दोनों में हमें कमी, अब चूंकि सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया, तो जैसे ही सॉल्यूट डाला तो जो सॉल्यूशन बना उसमें हमें कुछ वेट लॉस होता हुआ नजर आया है, वेट लॉस होता हुआ हमें नजर आएगा। और उसी वेट लॉस को समझाने के लिए ओसवाल्ड ने एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने बताया कि RLVP इज इक्वल्स टू W2 अपॉन W1 प्लस W2। दैट इज आवर आंसर। इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ भी नहीं जानना। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 आती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब सिंपल सी बात है, मैंने पी नॉट की बात करते हैं, मैंने एक तरफ प्योर सॉल्वेंट लिया है, सिर्फ पानी है, तो पानी नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं इस पानी में चीनी डालूंगा, अब इसमें मैंने चीनी भी डाल दी तो इसका मतलब ये मेरा सॉल्यूशन बन गया। अब अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था तो अब मैं अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालूंगा तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आ जाएगा। द रीजन इज क्योंकि अब आपके सॉल्यूशन में चीनी भी आ गई है, तो अब चीनी को भी लगाना पड़ेगा, पानी को भी निकालना पड़ेगा, तो उतने टेम्परेचर से आपका बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, तो हमें और भी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा।
क्योंकि टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ रहा है, इसका मतलब सॉल्वेंट का जो भी बॉइलिंग पॉइंट था वो अब और बढ़ गया है। तो वही लिखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया जाता है तो उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, इसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ समझा दिया है, फिर भी समझ लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मैंने ये आपको जो सॉल्यूट चैप्टर पढ़ाया था, मतलब सॉल्यूशन का जब स्टार्टिंग का लेक्चर लिया था, वहां सब कुछ क्लियर करके बताया था कि यहाँ पे जो प्रेशर निकलेगी वो ज्यादा निकलेगी, यहाँ पे प्रेशर कम निकलेगी, तो उतनी प्रेशर निकालने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि अब ये जी मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट वाले, वो नॉन वोलेटाइल है, वो उड़ेंगे नहीं तो वो उसके मॉलिक्यूल्स को, वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी उड़ने नहीं देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे कम प्रेशर बनेगा। तो उतना ही प्रेशर बनाने के लिए हमें और टेम्परेचर देना पड़ेगा, और टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ये सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है। बाकी क्या एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है? The vapor pressure of a solution having non-volatile solute in a volatile solvent is less than the vapor pressure of pure solvent. Boiling occurs only when vapor pressure is equal to atmospheric pressure. Due to decrease in the vapor pressure of solution, we need to heat the solution at higher temperature to maintaining the vapor pressure of solution. At higher temperature to maintain the vapor pressure solution equals to atmospheric pressure, so boiling point elevates. Simple सी बात है, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उतने ही टेम्परेचर पर इसका प्रेशर बढ़ जाता है, इसका कम हो जाता है, तो उतना ही वेपर प्रेशर देने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये हमारा एक्सप्लेनेशन 1 हुआ। अगर हम एक्सप्लेनेशन 3 की बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन 3 हमारा ग्राफ है, जिसे हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्वेंट का हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन का हो गया, और ये हमारा सॉल्यूशन 2 का हो गया। पहले में 1 मोल चीनी डाली, दूसरे में 2 मोल चीनी डाली। जैसे चीनी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ता जाता है। पहले यहां था इसका बॉइलिंग पॉइंट, अब इसका बॉइलिंग और बढ़ गया, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब भैया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 atm हो जाएगा। जब सभी का प्रेशर 1 atm हो जाएगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है। इसमें 1 मोल चीनी है, इसमें 2 मोल चीनी है, मतलब चीनी इसमें ज्यादा है। अब चीनी इसमें ज्यादा है, इसका मतलब इसको 1 atm देने के लिए मुझे वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा। इस वाले केस में मुझे ये बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा इसको, सॉल्यूशन 2 को। और जब ये प्योर सॉल्वेंट था, जब चीनी भी नहीं कुछ नहीं डाली थी, तब इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट था। तो हम क्या देख रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें याद करके रखना है कि जब हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में सॉल्यूशन कुछ सॉल्यूट मिला देते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि वो प्रेशर अब ज्यादा नहीं बनाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमें ये कहानी देखने को मिलती है। या हम तीसरा एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं कि तीनों में, अब इस वाले में वाटर वेपर ज्यादा बनेगी, इसमें वाटर वेपर, क्योंकि इसमें सिर्फ सॉल्यूट वाटर वाटर है, तो इस सॉल्वेंट में वाटर वेपर ज्यादा बनेगी। इसमें क्या है? सॉल्यूशन भी है, मतलब चीनी भी है, पानी भी है, तो इसमें वाटर वेपर अब उतने टेम्परेचर पे कम बनेगी। तो अगर मुझे उतनी ही वाटर वेपर चाहिए तो उसको मुझे और गर्म करना पड़ेगा, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां से हम एक चीज समझते हैं, तो हमने पढ़ा है, हम ये पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में, डेल्टा जी बराबर होता है H माइनस टी डेल एस। डेल्टा जी बराबर क्या होता है? H माइनस टी डेल एस। जी गिव्स फ्री एनर्जी, H फॉर एंथैल्पी, T फॉर टेम्परेचर एंड S फॉर एंट्रोपी। हमें याद रखना है डेल्टा जी बराबर होता है H माइनस टी डेल एस। तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं? डेल्टा जी है इक्विलिब्रियम का जो भी चेंजेस आएगा उस समय जो एनर्जी होगी वो है डेल्टा जी। H आपका एंथैल्पी है, T आपका टेम्परेचर है, और S एंट्रोपी है जो रैंडमनेस हमें देखने को मिल रहा है। तो चूंकि हम इक्विलिब्रियम पे इसके, क्योंकि हम जो भी प्रेशर काउंट करते हैं वो इक्विलिब्रियम पे करते हैं, इसका मतलब जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो उसके केस में जो डेल्टा जी होता है वो क्या आता है? 0 आता है। डेल्टा जी क्या आता है? 0। इसका मतलब हीट बराबर क्या हुआ? टी डेल एस। मतलब जो एंथैल्पी हुई वो किसके बराबर आएगी? टी डेल एस की आएगी। क्योंकि सॉल्यूशन में एंट्रोपी क्या हो जाती है? इंक्रीज करेगी। एच बराबर क्या है? टी डेल एस है। तो अगर यहां से मुझे टी चाहिए, टेम्परेचर निकालना हो, तो टेम्परेचर बराबर क्या आएगा? एच अपॉन डेल एस। हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने सॉल्वेंट था,
और अब मेरा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो किसमें रैंडमनेस ज्यादा होगी, किसमें एंट्रोपी ज्यादा देखने को मिलेगी, सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में? एंट्रोपी क्या होती है, गैस वाले स्टेट, गैस ज्यादा बनना, वेपर ज्यादा बनना और फिर भाग दौड़ करना, वो होती है एंट्रोपी। तो सबसे ज्यादा गैस भैया सॉल्वेंट में बनेगी, इसका मतलब एंट्रोपी भी ज्यादा किसमें होगी, और इसमें क्या होगी, एंट्रोपी कम होगी। तो अगर मैं इसको एंट्रोपी एस बोलूं 1 और इसको बोलूं 2, तो किसकी एंट्रोपी ज्यादा आएगी, S1 की ज्यादा आएगी, और कम किसकी आएगी? रीजन है, एंट्रोपी तो रैंडमनेस होता है, भागना होता है, गैस बनेगी तो रैंडमनेस आएगी, और गैस ज्यादा इसमें बननी है, मतलब एंट्रोपी इसकी ज्यादा होगी। और टी बराबर क्या होता है, H/Δs। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होता है, इम्प्रपोर्शनल है। डेलस क्या है, इम्प्रपोर्शनल। इसको बोलते हैं 1 के बट्टे में बोलते हैं इम्प्रपोर्शनल। इसका मतलब अगर मैं एस इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो एस डिक्रीज करेगा, इसको बोलते हैं इम्प्रपोर्शनल। चूंकि डेल एस सॉल्वेंट का बढ़ रहा है, चूंकि डेल एस सॉल्वेंट का बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। क्योंकि डेल एस सॉल्यूशन का घट रहा है, तो ये घट रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमने यहां से भी सीख लिया, क्योंकि इसका एंट्रोपी कम हो रहा है, क्योंकि इसका एंट्रोपी ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर कम होगा। और यहां से हमने जाना क्योंकि इसका एंट्रोपी ज्यादा है, इस वाले सॉल्यूशन का एंट्रोपी कम है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। द रीजन इज क्योंकि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी। तो यहां से हमने चीजों को जान लिया कि हमारा जो भी टेम्परेचर है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहां से हमने सीख लिया कि बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, सिंपल है। अब हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, तो ये हमने समझ लिया ना कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी, सो दैट द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज। हमने इसके चार रीजन देख लिए कि भैया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों रहा है। तब कोई बोलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है तो मुझे रीजन बता सकते हैं, बाकी हमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है अपना। जो भी इसमें डेल्टा टी बी होता है ये किस पे डिपेंड करता है, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन पर। डेल्टा टी बी किसके प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के। और जब हम इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम के बोलते हैं, और ये जो के कांस्टेंट होता है इसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ बी और लग जाए, इसको क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और इसका एक और नाम क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है केवी का, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। नहीं क्रायोस्कोपिक नहीं है, वो के एफ का होता है, ये एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। क्या ये, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये नोट्स में सब लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो के बी क्या है हमारा, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या आ गया, के बी मल्टीप्लाई में एम। क्या है डेल्टा टीबी बराबर, के बी मल्टीप्लाई में एम। तो बस हम याद रखना डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, के बी मल्टीप्लाई में एम। एम क्या है, मोलालिटी। एम क्या है, मोलालिटी। एम हमारी क्या है, मोलारिटी। और डेल्टा टीबी क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। बोले तो टीबी फाइनल माइनस टीबी इनिशियल बराबर के बी मल्टीप्लाई में एम। अब हम इसके ऊपर कुछ फॉर्मूले क्वेश्चन करते हैं। अब यहां से हम क्या ही बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर है। बाकी एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता क्या है, ये एक वो प्रॉपर्टी है जो कि किस पे डिपेंड करती है, मोल्स पर, ना कि नेचर पर। तो वो होता हमारा एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी का वैल्यू भी हमें कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें केबी का वैल्यू निकालना हुआ तो
तो यहां से केबी का फॉर्मूला है केबी बराबर एम आर टी स्क्वायर अपॉन टीबी स्क्वायर अपॉन हीट ऑफ वेपराइजेशन मल्टीप्लाई में 100। तो हमें याद करके रखना है, क्योंकि कभी कभार केबी का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तब हमें ऐसे निकालना है। तो अब ये याद रखेंगे, केबी बराबर होता है एम आर टीबी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन मल्टीप्लाई में 100। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी खत्म हुई। अब तीसरा प्रॉपर्टी होता है कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या जी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखा भी होगा कि अगर मैं नॉर्मल चीनी को, जैसे हमने देखा होगा कुल्फी वाले के पास, तो कुल्फी वाले के पास जो बर्फ होती है वो काफी देर तक टिकी रहती है। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो कुल्फी वाला बर्फ में नमक डाल देता है, जिसके कारण जो बर्फ होती है वो थोड़ी देर में पिघलती है। और हमने भी देखा होगा, जैसे हम फ्रूटी लेके आए, तो फ्रूटी को अगर मैं फ्रीजर में डाल दूं जमाने के लिए, तो वो जमती नहीं है, और वो जमती भी है तो बहुत ज्यादा टाइम लेती है। जबकि अगर मैं नॉर्मल पानी लेके आऊं तो वो फटाफट जम जाती है। तो ऐसा रीजन क्या है, क्योंकि जो फ्रूटी है वो सॉल्यूशन हो गया, उसमें बहुत सारे मिक्सचर है जो कि सॉल्यूशन हो गया। तो अब उसमें कुछ ऐसे भी सॉल्वेंट होंगे जो कि नॉन वोलेटाइल है, ऐसे सॉल्यूट होंगे जो कि नॉन वोलेटाइल है। जबकि पानी में सिर्फ और सिर्फ क्या है, पानी है, तो वो फटाफट फ्रीज हो जाएगा। जबकि सॉल्यूशन में बहुत सारे सॉल्यूट भी हैं, तो वो सॉलिड अपनी सरफेस को नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब वो ज्यादा फ्रीज नहीं होंगे। तो इसका मतलब उसको फ्रीज करने के लिए, फ्रूटी को फ्रीज करने के लिए और ज्यादा समय लगेगा, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट और घट गया है, जिसकी वजह से जल्दी वो जम नहीं रहा है। जबकि पानी उतने ही टेम्परेचर पे जम जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन आपकी बर्फ मैंगो वाली, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमेगी, वो -1 -3 पे जमेगी। तो इसीलिए हमने इसको बोला क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम होने का मतलब है कि वो अब और कम टेम्परेचर पर जमेगा। तो ये होता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये क्या कहता है कि डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, और वहां से हम कह सकते हैं डेल्टा टी एफ बराबर के एफ मल्टीप्लाई में एम। के एफ को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये होता है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और के एफ होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, और ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कांस्टेंट। अगर मुझे के एफ का वैल्यू निकालना है तो मैं ऐसे निकालूंगा, के एफ बराबर एम आर टी बी स्क्वायर, यहाँ पे टी एफ आएगा, अपॉन में हीट ऑफ वेपराइजेशन मल्टीप्लाई में 1000। अगर यहाँ हीट ऑफ फ्यूजन है तो फिर हमें कुछ और तिगड़म चला के ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हमें याद रखने हैं। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, और के एफ का वैल्यू ऐसे आता है। और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसका वैल्यू हमें ऐसे देखने को मिलता है। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, इसका ग्राफ तो हम देख चुके हैं, तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं तो इसका ग्राफ मैं ऐसे बना सकता हूं। ये हमारे क्या है, सॉल्यूट है, ये मेरा सॉल्यूट हो गया और ये मेरा सॉल्वेंट हो गया। तो जो सॉल्यूट है वो कितने डिग्री पे, टी पर ही क्या हो गया, जम गया। लेकिन ये क्या हो रहा है, यहां पर जम रहा है। कहां जम रहा है, ये यहां पर जम रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्या आ रही है, इधर आना मतलब कमी आना। तो यहाँ पे क्या आ रही है, कमी। इसको क्या बोलते हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और टीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, टी नॉट माइनस टी इनिशियल, क्योंकि इस बार सॉल्यूट का ज्यादा होगा और यहाँ पर किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टी माइनस टी नॉट, जबकि यहाँ लिखेंगे टी नॉट माइनस टी। तो बस ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां से हमारी जो भी प्रॉपर्टी थी वो हमने चीजों को समझ लिया, और जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उन सभी को यहां पर हमने सीख लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक आध।
फ्रीजिंग पॉइंट्स के बारे में सारे डिस्कशन हमने देख लिए कि सॉल्वेंट के सॉल्यूशन में या फिर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इनका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है वो और ज्यादा कम हो रहा है। अगर इसका मैं सेकंड एक्सप्लेनेशन दूं आपको एंट्रोपी वाला, हमने क्या पढ़ा अभी कि जो भी टेम्परेचर होता है वो एंट्रोपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे ही मैंने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्वेंट बनाया, तो सॉल्वेंट में प्रेशर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्योंकि हम जमाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ सॉल्वेंट है और एक तरफ सॉल्यूशन है, तो प्योर सॉल्वेंट में ज्यादा एंट्रोपी होगी कि सॉल्यूशन में ज्यादा एंट्रोपी होगी? इसका मतलब एंट्रोपी ज्यादा कहाँ होगी? इसका मतलब टी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए अपना जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसका, ये अपना हीट ऑफ फ्यूजन है। क्या ये हमारा, अब वो क्या था? हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन मतलब हम घटा रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, हीट ऑफ फ्यूजन है वो। क्या है वो? हाँ, यहाँ गड़बड़ कर, यहाँ क्या करते हैं? वेपराइजेशन करते हैं। यहाँ पे क्या बनती है? वेपर्स बनती है। और जबकि यहाँ क्या करते हैं? जमाते हैं। तो इसलिए हीट ऑफ फ्यूजन है। तो ये क्या है? हीट ऑफ फ्यूजन। तो एंट्रोपी कहाँ बढ़ जाएगी अपनी? इस केस में एंट्रोपी जो है हमारी कहाँ बढ़ेगी? सॉल्यूशन में बढ़ेगी। तो इसलिए सॉल्यूशन में एंट्रोपी बढ़ने के कारण उसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाएगा, और सॉल्वेंट में क्या होगा? एंट्रोपी घटेगी, जिसके कारण उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसलिए यही रीजन है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, जबकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल रहता है। सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट ही है, उसमें और कुछ डाल देंगे तो घट जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, सॉल्वेंट में कुछ डाल देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बस इतना ही हमारा इसमें। अब हमारे बहुत सारे कुछ एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। और वो प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, वो प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। पढ़ चुके हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर को जब हम अपना लेक्चर ले रहे हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में पहले से पढ़ा रखा है, पाई बराबर सीआरटी होता है और सीआरटी बराबर एच डी जी आता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? एक तरफ हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, बीच में हमने ये सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, एसपीएम, और दूसरी तरफ हमने लिया है सॉल्यूशन, जिसमें पानी भी है और दूसरी चीज भी है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? क्या होता है ऑस्मोसिस? इसमें फ्लो कहां से होगा? सॉल्वेंट का फ्लो कहां से होगा? सॉल्यूशन की तरफ, या सॉल्यूशन का फ्लो होगा सॉल्वेंट की तरफ? क्या फ्लो होगा इसमें? ये सॉल्वेंट के पार्टिकल इसमें जाएंगे या इसके पार्टिकल इसमें जाएंगे? क्या होगा? कोई कहेगा हाई टू लो, क्या कहेगा? हाई टू लो, या कोई कहेगा लो टू हाई। लेकिन हाई टू लो, लो टू हाई दोनों सही है, लेकिन सही कौन सा है? अगर कोई हमसे आंसर बोलेगा तो हम क्या बोले, हमें समझना है। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करता हूं तो सॉल्वेंट में क्या सॉल्यूशन है? इसका मतलब सॉल्यूशन की मात्रा इसमें कम है, लेस कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन है ही नहीं, लेस कंसंट्रेशन है। जबकि इस वाले डब्बे में सॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा है, मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है। अगर सॉल्यूशन में बात करें, इसमें बात करेंगे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, तो इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। सॉल्वेंट में ज्यादा ही होगी, और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो है। तो हमने पढ़ा है जो भी फ्लो होता है, सेम टेम्परेचर की फ्लो की बात करते हैं, तो वो फ्लो भी हाई टू लो होता है। कहाँ होता है वो? हाई टू लो। अगर मैं सॉल्वेंट के फ्लो की बात कर रहा हूं, किसके फ्लो की बात कर रहा हूं, तो वो कहां से कहां हो जाएगा? हाई से लो। इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन से उसकी डायरेक्शन किधर होगी? लेकिन मैं किसकी कंसंट्रेशन की बात करता हूं? विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। किसके?
विथ रिस्पेक्ट टू, तो उसका कंसेंट्रेशन कहां से जाएगा, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ। कहां जाएगा, जबकि सॉल्वेंट में कहां जाएगा, हाई से लो की तरफ, लेकिन सॉल्यूशन में लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन। हमें सिर्फ इतना याद रखना है। अगर मैं किसकी बात करता हूं, सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट के फ्लो की बात करता हूं, किसके फ्लो की बात करता हूं, तो सॉल्वेंट का फ्लो कहां से कहां तक होगा, हाई से लो। लेकिन सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन की बात करता हूं तो वो कहां से होगा, अब बताओ फ्लो कहां से होगा, इस वाले में सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और इसमें क्या है, मतलब फ्लो क्या होना चाहिए, ऐसे। तो सॉल्वेंट का फ्लो हो गया। अब किसका फ्लो बात करते हैं, तो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन लो किसमें है, इसमें या फिर इसमें, किसमें है सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन कम, हाँ? तो इसका फ्लो भी कहां से कहां तक, तो ये हमारा क्या है, ओस्मोसिस। तो जिसमें फ्लो कहां आता है, हाई से लो, लो से हाई, मतलब सेम चीज हमें याद करना पड़ेगा। अगर वो सॉल्वेंट बोलेगा तो हाई से लो, और सॉल्यूशन बोलेगा लो से हाई। ये याद करना, ये समझना है, सॉल्वेंट बोल रहा है कि सॉल्यूशन बोल रहा है। अपनी मर्जी से नहीं हो सकते हाई से लो, नहीं। अगर सॉल्वेंट बोल रहा है तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, लेकिन अगर सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो क्या बोलेंगे, लो कंसेंट्रेशन से। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। जैसे मैंने बादाम को पानी में डाल दिया, तो बादाम को पानी में डालता, बादाम क्या हो गया, फूल गया। तो ये प्रोसेस कौन सा है, ओस्मोसिस। अब मैंने अंगूर को ठंडे पानी में डाल दिया तो अंगूर क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। सिंपल। अब मैं इस प्रोसेस को रोकना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, वो कहां से रोकूंगा, इसी एसपीएम पे, इसी एसपीएम से मुझे रोकना पड़ेगा। तो मेरे द्वारा लगाया गया वह प्रेशर, कहां प्रेशर लगाऊंगा, एसपीएम पे। तो मेरे द्वारा एसपीएम पे लगाया गया वह प्रेशर जो इस फ्लो को रोक दे, क्या कर दे, तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उस प्रेशर को, तो यही हमारा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्या होता है वो हमारा, और जिसको हम किससे दिखाते हैं, पाई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, पाई से। किससे दिखाते हैं, और इसी पाई को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। बस। तो यहां से हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, पाई बराबर CRT। पाई बराबर, क्योंकि पाई किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पर, तो इसलिए फॉर्मूला बन गया पाई बराबर CR। क्योंकि पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई हमारा प्रेशर है। और प्रेशर कैसे निकालते हैं, प्रेशर बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं, तो यहां से प्रेशर क्या निकलता है, HDG। क्या निकलता है यहां से प्रेशर हमारा, HDG। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है, और प्रेशर बराबर क्या होता है, PV बराबर NRT। दोनों को कुछ रिलेशन वगैरह सॉल्व आउट करेंगे। जैसे यहाँ इसको यहाँ भेज देते हैं, ये N/V हो जाएगा। अब N/V हो गया है तो ये W भी आएगा, वेट आएगा, बेसिकली क्या बन जाएगा, ये डेंसिटी बन जाएगा। और ठीक है, ये सब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आता है, HDG आता है। प्रेशर बेसिकली होता क्या है, प्रेशर होता क्या है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया, यही होता है अपना प्रेशर। तो ये H हाइट हो गई, और इस पे क्या लग रही है, D डेंसिटी लग रही है, और नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं तो यहां से प्रेशर क्या आता है, HDG क्या आता है। तो यहां से दो फॉर्मूले में याद कर लेने हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या, CRT, और वो बराबर क्या, हाइट जितना वो एक्सपेंड हुआ ऊपर आया है, D फॉर डेंसिटी और G फॉर ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला में याद करके रखना है क्या, कि पाई बराबर CRT और CRT बराबर HDG। बस खत्म। तो ये बस हमें याद करके रखना है। तो इस तरीके से हमने सारी प्रॉपर्टी यहां से पढ़ ली। क्या पढ़ ली, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया, मतलब सारी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां से हमने पढ़ ली है। और बाकी जो भी यहाँ पे, जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट था, इस सॉल्वेंट में
यहाँ पर पी नॉट ज्यादा है और यहाँ पर क्या है, पी एस कम है, तो इसलिए फ्लो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो हम इसे कैसे भी समझाया जा सकता है, एंट्रोपी के माध्यम से भी हम इन्हें समझा सकते हैं कि फ्लो सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ क्यों है, क्योंकि एंट्रोपी ज्यादा कहाँ है, इसमें ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। तो ये रीजन भी हो सकता है, समझाने के 5 रीजन ने बता दी, तो कोई जोन सा ही पूछेगा मुझसे वो वाला रीजन बता के समझा सकते हैं। हमने समझ लिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, और अब सिर्फ हैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन। हम समझ रहे हैं, एक बार सारी थ्योरी खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे। तो एक टॉपिक और बच गया है, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस, और फिर है वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, और रिवर्स ऑस्मोसिस को, उसके बाद इस चीजों को खत्म करेंगे। और हमारे पास हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सारे सॉल्यूशन भी हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बच गया है अभी, और आइस सेपरेशन का कंसेप्ट है, बस उसके बाद नहीं हुआ कुछ भी। फिर डिसोसिएशन है, एसोसिएशन है, ठीक है, सिंपल है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस एक बार समझ लेते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? अगर मैं क्या करूं, इस फ्लो को उल्टा कर दूं, लो से हाई कर दूं और हाई से लो कर दूं, इनके रिस्पेक्ट में, तो जो भी अब उस प्रोसेस होगा उसको मैं बोलूंगा रिवर्स ऑस्मोसिस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और जो भी फिल्ट्रेशन वगैरह की प्रक्रिया होती है उसमें, जैसे आरओ वगैरह होता है, तो उसमें यही रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। अब जो हमारा आरओ आता है, इसका मतलब उसको हमें ये प्रेशर देते रहना पड़ेगा, तो धीरे धीरे ये प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर ये प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, मशीन धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाती जाएगी। तो अगर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा रही है तो एक समय क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, स्टफ्ड हो जाएगा, और फिर आरओ की मशीन फट जाएगी। लेकिन ऐसा उसमें नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, साइड से जो भी पानी होता है उसको धीरे धीरे निकालते जाते हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ा है वो धीरे धीरे कम होता जाए। तो जिसकी वजह से हमारा आरओ इस प्रोसेस से काम करता है कि भैया रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है, तो लगातार प्रेशर बढ़ाकर इस प्रोसेस को उल्टा भी कर रहा है, और प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए वो जो भी डिस्टिल्ड वाटर होता है उसको, उस वाटर को निकालता रहता है, तभी आरओ में से पानी निकलता रहता है, ताकि वो प्रेशर को मेंटेन रखे। तो ये हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। और अब टॉपिक है हमारा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। एक ही बार में समझ लेते हैं, इतना कुछ हार्ड इसमें नहीं है। तो हाइपरटोनिक क्या होता है, जिसमें प्रेशर ज्यादा है दूसरे का। मान लीजिए पाई वन है, दो है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन है, दूसरे का पाई टू है। दो सॉल्यूशन है, एक का पाई वन है, एक का पाई टू है, समझते से लिख के। अब अपना आगे का टॉपिक यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो अब जो टॉपिक है अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक,
तो होता क्या है, जैसे मेरे पास दो सॉल्यूशन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। तो जिसका भी प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। मैंने बोला पाई 2 का ज्यादा है, तो पाई 2 कैसा सॉल्यूशन होगा मेरा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। अगर पाई 1 का सॉल्यूशन प्रेशर क्या है, कम है, तो इसका मतलब पाई 1 क्या होगा मेरा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा वो मेरा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पाई 1 क्या होगा मेरा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर दोनों का प्रेशर सेम हो जाए, पाई 1 बराबर क्या हो जाए, पाई 2, क्या हो जाए यहाँ पर हमारा, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। बस इतना ही। अब जैसे मान लीजिए मैं एक सॉल्यूशन की बात करता हूँ, अगर इस सॉल्यूशन में दो सॉल्यूट हैं और वो दोनों सॉल्यूट क्या बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। माना पहले वाला सॉल्यूट प्रेशर पाई 1 बना रहा है और दूसरे वाला सॉल्यूट प्रेशर पाई 2 बना रहा है। तो अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है मुझे, पाई नेट, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को जोड़ दूं, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर। बस काम खत्म, इतना याद रखना है। इससे हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। प्रेशर बराबर क्या होता है, पी वी बराबर क्या होता है, एनआरटी। इसका मतलब प्रेशर बराबर क्या हो गया, एन अपॉन वी आर टी। मतलब क्या लिख सकते हैं, एन वन अपॉन वी आर टी। वॉल्यूम तो सेम होगा क्योंकि सेम ही लिक्विड है, और इसमें भी एन टू अपॉन वी आर टी बराबर में पाई नेट। और पाई नेट की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एन अपॉन वी आर टी। तो आर टी से आर टी कटा, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। कोई गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ ठीक है। तो ये अपनी कहानी हो गई। अब दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये चीज और ये चीज। इसका मतलब पाई नेट का फॉर्मूला आ गया, दोनों के मोल्स का सम और आर टू अपॉन में जी। तो हमें यहाँ से याद करना है, यहाँ से पाई नेट बराबर आ गया n1 प्लस n2 ब्रैकेट में आर टू अपॉन बी, काम खत्म। लेकिन अगर मान लीजिए दो सॉल्यूशन है और उन दो सॉल्यूशन का प्रेशर अलग अलग है, इसका मतलब अब इनका वॉल्यूम भी अलग होगा। अब जो भी सॉल्यूशन बन रहा है उसमें पाई 1 का प्रेशर भी होगा, पाई 2 का प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम 1 भी होगा, वॉल्यूम 2 भी होगा। अब इसका अगर मुझे पाई निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, उसको हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे, पाई नेट बराबर पाई 1 C1 प्लस पाई 2 C2 अपॉन में V1 प्लस V2 से। तो ये हमें यहाँ से ये फॉर्मूले याद रखने हैं। बाकी हम इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके इन्हें और अलग फॉर्मूले भी बना सकते हैं। जब मैं समझा रहा था कहाँ थी, फिर दोबारा वीडियो जाके देख। हमें यहाँ पे याद करके रखना है। ये भी नेट कंसंट्रेशन लगभग मोलैरिटी के फॉर्मूले की तरह ही है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आता कैसे है, तो ये नॉर्मल है, कैसे काउंट कर सकते थे, पाई 1 प्लस पाई 2, पाई नेट बराबर पाई 1 प्लस पाई 2 करके निकालेंगे। पाई 1 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, अच्छा पाई 1 का वैल्यू तो है ही, ठीक है, अपने को डायरेक्ट यही याद कर लेना है। पाई नेट बराबर क्या होगा, पाई 1 v1 प्लस पाई 2 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये कब लगाएंगे, जब दो अलग अलग सॉल्यूशन के प्रेशर को ऐड करके नेट प्रेशर निकालना है। और ये कब लगाएंगे, जब एक ही सॉल्यूशन में दो अलग अलग सॉल्यूट है उनके प्रेशर को निकाल के अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना है तब मैं ये यूज करूंगा। और अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन है उनके सॉल्यूशन से मुझे अगर टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है तब मैं ये वाला फॉर्मूला जाके यहाँ पे यूज करूंगा। तो बस हमें इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि जेई में काम आता है, हल्का सा, और वो है कंसेप्ट ऑफ आइस सेपरेशन। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाए। एक कंसेप्ट आता है जो कि जेई में है, वो है कंसेप्ट ऑफ आइस सेपरेशन। छोड़ दे भाग, कंसेप्ट ऑफ आइस सेपरेशन।
तो कंसेप्ट ऑफ आई सेपरेशन कहता है कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ मल्टीप्लाई में एम मोलैलिटी। तो यहाँ पे आप जो भी मोलैलिटी निकालते हैं उसमें ये लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वेट ऑफ वाटर बराबर डेल्टा टी एफ। तो यही हमारा आई सेपरेशन है। बस ये फॉर्मूला में यहाँ पे याद कर लेना। ऊपर जाएगा कुछ भी नहीं, आई सेपरेशन नॉर्मल मोलैलिटी है। यहाँ तो नंबर ऑफ सॉल्यूट आते हैं ना, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे बस। तो हमें याद करना डेल्टा टी एफ बराबर के एफ मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में वेट ऑफ वाटर। तो आई सेपरेशन केस में वेट ऑफ वाटर लेना है बस, और इसमें ज्यादा कुछ जानने वाला है नहीं। तो अब जाके हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हुआ। हमने चारों प्रॉपर्टी पढ़ ली है। बस एक चीज रह गया है, वो है वांट ऑफ फैक्टर। एक बार उसको पढ़ते हैं और उसके बाद ही फिनिश हो जाएगा। वांट ऑफ फैक्टर में नॉर्मल, वैसे भी वो नॉर्मल ही है। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, मान लीजिए मैंने जितनी भी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करवाई हैं, अगर मैं उनका एक्सपेरिमेंट करता हूं तो मुझे एक्सपेरिमेंटली कुछ और अलग वैल्यू मिलती है और थ्योरेटिकली कुछ और वैल्यू मिलती है। तो मैं एक्सपेरिमेंटिकली जो भी वैल्यू मिल रही थी और जो थ्योरेटिकल वैल्यू मिल रही है, अगर मैं दोनों को भाग करता हूं तो मुझे एक फैक्टर मिलता है। उस फैक्टर को मैं बोलता हूं वांट हैव फैक्टर, जिसको मैं आई से डिनोट करता हूं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। वांट ऑफ फैक्टर, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और इसका वैल्यू कैसे आता है, थ्योरेटिकल बट्टे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटिकल बट्टे थ्योरेटिकल, कैलकुलेशन बट्टे थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। तो एक्सपेरिमेंटिकल कैलकुलेशन को थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से भाग करते हैं तो हमें वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू मिलता है। लेकिन जो भी पेपर होगा वहां पर हम एक्सपेरिमेंट तो करने जाएंगे नहीं। तो अगर वहां पे मुझे कोई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वगैरह काउंट करनी है और वहां पे वांट ऑफ फैक्टर का यूज हो रहा है, तो मैं कैसे इसको जो है यूज करूंगा। तो बस हमें कुछ नहीं करना, जितनी भी हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उन सभी के हमें आगे आई लगा देना है। इसका मतलब जो डेल्टा टी एफ होता था उसको हम आई के एफ हम कर सकते हैं। जो डेल्टा टीवी होता है उसका फॉर्मूला क्या था, ये था, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का था। तो ये हमारी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। लेकिन अगर वांट ऑफ फैक्टर का इसमें एनवायरमेंट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल इसकी सबकी मल्टीप्लाई आई से कर देंगे, तब जाके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा एक्सपेरिमेंटिकल वैल्यू के समान। तो बस हमको इतना याद रखना है कि वांट ऑफ फैक्टर अगर इंक्लूड हो रहा है तो हमारे जितने भी फॉर्मूलेज आए थे उन सभी की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, आई से कर देंगे। बस इससे ज्यादा में यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में वो सॉल्यूट टूट रहा है या फिर जुड़ रहा है, तो उसके केस में इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो याद कर लीजिए। अगर आपका डिसोसिएशन का केस हो रहा है, टूट रहा है, और टूटने की टर्म को किससे दिखाते हैं, अल्फा से। अल्फा क्या होता है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
वो कितना टूट रहा है। तो आई के लिए आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में? आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना और डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। तो अगर एसोसिएशन हो रहा होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे नीचे वाला 1 माइनस 1, ये 1 प्लस होता है शायद 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन इंटू एल्फा, और ये 1 प्लस एन माइनस नहीं माइनस ये, ठीक है। ये हमें यहाँ पे याद रखना है। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या आ गया? अगर डिसोसिएशन है तो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा, और अगर एसोसिएशन है तो 1 बराबर आई बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एन इंटू एल्फा। अगर जैसे मुझे इसका वो सीखना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो मैं अगर एक बार ऊपर वाला करवा के दिखा देते हैं, नीचे वाला बाकी होमवर्क रहेगा। क्या हो गया इसमें? माना हमारे पास ये रिएक्शन है, ए से कुछ ए बन रहा है, तो ये स्टार्टिंग में पूरा होगा, तो ये स्टार्टिंग में कितना होगा 0। अब ये क्या हो जाएगा, कुछ घट जाएगा, कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा इसमें से हट जाएगा, और वो कुछ अमाउंट इसका बन जाएगा। देख तो इसका जो भी अपना एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये जो भी फॉर्मूला आया है ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेफजल में ही है, जैसे छोड़ते हैं, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने का, हम डायरेक्ट इसको याद कर लेते हैं कि 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा बराबर आई अगर डिसोसिएशन का केस है, और अगर एसोसिएशन का केस है तो आई बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एन इंटू एल्फा। इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। और हमें एक और चीज याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है? अगर वो स्ट्रॉन्ग, वो क्या है, सॉल्ट है, क्या है वो, जैसे NaCl हो गया, कैसा सॉल्ट है वो, सॉल्ट है पूरा। तो जो सॉल्ट होते हैं उनका अल्फा का वैल्यू क्या आता है 1 आता है। अल्फा का वैल्यू क्या आता है, वो 100% डिसोसिएट होते हैं। जो भी सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं 100% डिसोसिएट होते हैं। तो इसका मतलब उनका जो वांट ऑफ फैक्टर होगा वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा, जैसे मुझे NaCl का वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो NaCl का एक सोल्ट है, इसका मतलब इसका अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 100% ही जुड़ जाएगा, 100% क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो आई का वैल्यू किसके बराबर आएगा एन के। ये एन होता क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल, तो कितने कितने टूट रहे हैं, एन क्या हो रहा है जितने टूटते हैं, कितने टूट रहे हैं NaCl, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो मतलब कितने टूटेंगे, तो इसका क्वांटम फैक्टर क्या आ गया, ठीक इसका केस होगा सोल्ट का, जो पूरे तरीके से टूट जाते हैं उनका क्वांटम फैक्टर उनके एन के बराबर आता है। तो यहाँ पर आई बराबर आ गया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा, और एसोसिएशन आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एन इंटू एल्फा। दोनों ही के केस में हमें ऐसे आंसर लाना है। और अगर सोल्ट है इसका, अगर अल्फा 100% है तो आई का वैल्यू एन के बराबर होता है। यहां से हमारा चैप्टर हुआ एंड। अब एक आध क्वेश्चन करते हैं।
ये रहा क्वेश्चन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट इज 4 केल्विन किलोग्राम पर मोल। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया है, डिप्रेशन मोलर कांस्टेंट दिया, इसका मतलब KF का वैल्यू दिया है 4। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, मतलब डेल्टा TF का वैल्यू पूछा है हमसे, डेल्टा TF का वैल्यू पूछा है। और हमें क्या दिया है सॉल्वेंट का, हमें मोलालिटी दे रखी है सॉल्वेंट की, क्या दे रखी है मोलालिटी 0.03 मोल पर केजी, और सॉल्यूशन किसका है K2SO4 का। और साथ ही में हमसे क्या बोला है कि मान लीजिए डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो TF का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF बराबर, हमें हमेशा I से मल्टीप्लाई कर देनी है, हमेशा, चाहे बोला हो, चाहे एसोसिएशन हो, चाहे डिसोसिएशन हो, चाहे का वैल्यू 1 हो, उससे कोई मतलब नहीं, हमें हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है, मतलब I सब में लगा देना। तो अब KF का वैल्यू कितना दिया है 4, मोलालिटी कितनी दी है, I का वैल्यू निकालना है, तो I का वैल्यू कहां से निकलेगा, ये क्या है सोल्ट है, क्या है अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या, तो इसका मतलब मैं अल्फा क्या मानूंगा 100%, और अगर अल्फा 100% है तो इसका मतलब I का वैल्यू किसके बराबर आएगी N के, N क्या होगा, कितने भाग में टूट रहा है, तो 2 K प्लस बनेंगे और एक सल्फेट माइनस बनेगा, मतलब क्या आ जाएगा 2 और 1 मतलब 3, तो I का वैल्यू कितना आ गया, तो बस यहाँ I का वैल्यू रख देंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौक 12, 12 दिया 36, तो अपना आंसर कितना आ गया 0.36, तो कितना डिफरेंस आएगा 0.36 डिग्री केल्विन का, किसका केल्विन का, केल्विन और सेल्सियस को मतलब नहीं, डिफरेंस तो सेम ही आता सब में, तो ये क्या हो गया अपना आंसर आ गया, कोई डाउट, बस। तो ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं, उन्हीं सभी फॉर्मूले पे रिलेटेड करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, तो करीबन मैंने सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए, पूरा चैप्टर आज फिनिश हो गया है। तो करीबन हमने 17 क्वेश्चन इसके होमवर्क दिए हैं, और हम सभी 17 क्वेश्चनों का डिस्कशन हम कल करेंगे। हम चाहते हैं कि उन क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले खुद जाने हैं और उन सभी क्वेश्चनों को करने हैं, करीबन 20 के करीब सारे टोटल मिला के क्वेश्चन होंगे, और सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हमारे 20 से ज्यादा क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए हैं, जिसका डिस्कशन कल होगा। और ये सारे होमवर्क क्वेश्चन मुझे नोट्स की कॉपियों में चाहिए, इन सभी का सॉल्यूशन होना चाहिए। और ये कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, लेक्चर 8, लेक्चर 9, लेक्चर 10 में घुसेंगे और उसमें सारे ऐसे होमवर्क हमें देखने को मिलेंगे। तो ये 20 से ज्यादा क्वेश्चनों का होमवर्क है हमारा। आज एक और चैप्टर फिनिश हो गया, सॉल्यूशन। अब हम अपने केमिस्ट्री में 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और सॉल्यूशन चैप्टर। और अब हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि मंगलवार तक फिनिश हो जाएगा, मतलब हम काफी स्पीड से चल रहे हैं। तो अब हमारा कल से नया पोर्शन चालू होगा केमिस्ट्री में, और जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कल से हम क्या शुरुआत करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहाँ फिजिकल खत्म, मैंने क्या बोला था, पैरेलल में चलाएंगे हम, एक तरफ ऑर्गेनिक चलेगा, एक तरफ फिजिकल चलेगा। तो अब ऑर्गेनिक की बारी आ गई है, तो कल से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी। 1 मिनट, तो एक तरफ ऑर्गेनिक चलाएंगे 1 घंटा ऑर्गेनिक या 2 घंटा ऑर्गेनिक, और फिर अपना थर्मोडायनामिक्स। तो ऐसे हम चलाने वाले हैं। ये कल होमवर्क चाहिए कॉपियों के अंदर, नहीं मिला तो छोड़ूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।